कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये हवा, हम सब असल में बने किस चीज से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से इंसानों को परेशान किया है। तो चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं, पदार्थ के बिल्कुल दिल तक। तो सवाल ये है कि एक एटम यानी परमाणु असल में दिखता कैसा है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसमें इतने मोड़ आए, इतने राज खुले कि दुनिया के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ ही बदल गई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सिंपल से आइडिया से कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे अटूट टुकड़ों से बनी है। और इस आइडिया को एक वैज्ञानिक शक्ल देने वाले थे जॉन डाल्टन, जो इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर थे। करीब 1808 की बात है। डाल्टन ने कहा कि हर चीज इन छोटे छोटे ठोस गोलों से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम कहा। कल्पना कीजिए एक बिलियर्ड बॉल की, एकदम ठोस, जिसे ना तो और तोड़ा जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, बस एक ठोस गेंद। ये एटम का पहला सही मायनों में वैज्ञानिक मॉडल था और इसी ने आगे होने वाली सारी खोजों की नींव रखी। करीब करीब 100 सालों तक डाल्टन की ये बिलियर्ड बॉल वाली थ्योरी एकदम परफेक्ट मानी जाती थी, समझने में आसान थी और काफी हद तक काम भी कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने इस ठोस गेंद के अंदर झांकने की कोशिश की और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस ना टूटने वाले एटम के आइडिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। साल था 1897। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा कण जो सबसे छोटे एटम यानी हाइड्रोजन से भी करीब करीब 2000 गुना हल्का था। इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। और बस एकदम से सब कुछ बदल गया। जो एटम अब तक अटूट माना जाता था, अब वो वैसा नहीं रहा। उसके अंदर भी कोई राज छिपा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर एटम के अंदर ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो हैं कहाँ? थॉमसन ने इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार मॉडल पेश किया, जिसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल कहते हैं। सोचिए, एक तरबूज है। थॉमसन के हिसाब से तरबूज का जो पूरा लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो काले बीज धसे हुए हैं वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। और पता है, ये मॉडल काफी कमाल का था। इसने दो बहुत जरूरी बातें बताईं। एक तो ये कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी ये कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। सिंपल। लेकिन एक बहुत बड़ी पहेली थी। उस समय की फिजिक्स के हिसाब से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव पुडिंग में खिंचकर खत्म हो जाने चाहिए थे। मतलब एटम को तो ढह जाना चाहिए था। पर ऐसा होता तो नहीं है। ये मॉडल ये नहीं समझा पाया। और बहुत जल्द एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जो इस पूरे तरबूज वाले आइडिया को चकनाचूर कर देता। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्हें एटम के इस राज को खोलने का जुनून था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और उनका एक्सपेरिमेंट, वो इतना शानदार था कि उसने एटम के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसने एटम की दुनिया में जैसे एक भूचाल ही ला दिया था और एक ऐसी तस्वीर सामने रखी जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। सोचिए, प्लान कितना सिंपल था। उन्होंने सोने की एक बहुत ही ज्यादा पतली पन्नी ली, इतनी पतली कि इंसान के बाल से भी पतली, और उस पर छोटी छोटी पॉजिटिव चार्ज वाली गोलियों की बौछार कर दी, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। वो बस ये देखना चाहते थे कि आखिर होता क्या है। अब देखिए, थॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से तो होना ये चाहिए था कि सारी के सारी अल्फा पार्टिकल गोलियां उस पन्नी से आर पार निकल जाएं, जैसे कोई बुलेट किसी केक से निकल जाती है। और हाँ, ज्यादातर के साथ ऐसा ही हुआ भी, वो सीधी निकल गईं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। कुछ गोलियां टकराकर वापस आ गईं, जैसे वो किसी पत्थर की दीवार से टकराई हों। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने बाद में कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे हैरान करने वाली घटना थी। उन्होंने इसकी तुलना ऐसे की जैसे कोई 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पर दागे और वो गोला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस चलाने वाले को ही लग जाए। ये बात सुनने में ही नामुमकिन लगती है। इस हैरान करने वाले नतीजे का मतलब सिर्फ एक ही निकल सकता था। एटम एक नरम तरबूज जैसा नहीं है। एटम का ज्यादातर हिस्सा
असल में खाली है और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी, बहुत ही ठोस जगह पर सिमटा हुआ है। रदरफोर्ड ने इस केंद्र को नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन इसने एक और भी बड़ी और जानलेवा समस्या खड़ी कर दी। देखिए, उस समय की फिजिक्स के नियमों के हिसाब से न्यूक्लियस का चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी खोएगा और गोल गोल घूमता हुआ 1 सेकंड से भी कम समय में न्यूक्लियस में जाकर समा जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया के सारे एटम को तो पलक झपकते ही खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता, है ना? तो आखिर चल क्या रहा था? इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए अब कहानी में आते हैं एक नौजवान डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोहो, और उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए बहुत ही अजीब लेकिन एकदम क्रांतिकारी था। 1913 में बोहर ने तो जैसे खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते? क्या हो अगर उनके लिए कुछ खास रास्ते, कुछ खास एनर्जी लेवल या शेल्स तय हों और वो सिर्फ उन्हीं में घूम सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रेन सिर्फ अपनी पटरी पर चलती है और जब तक वो अपनी पटरी पर है वो एनर्जी नहीं खोएगा। बस समस्या सुलझ गई। एटम अब स्टेबल था। बोहर का मॉडल वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम को तो एकदम सही सही समझा दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये मॉडल भी अधूरा था। ये बड़े और जटिल एटम्स पर काम नहीं कर पा रहा था और ये फिजिक्स की एक बिल्कुल नई और अजीब सी दुनिया से टकरा रहा था, जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। और यहीं से कहानी असली में अजीब होनी शुरू होती है, क्योंकि अब ये पता चलने वाला था कि एटम एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कुछ बहुत ज्यादा रहस्यमयी है और बहुत ज्यादा अनिश्चित। 20वीं सदी के वैज्ञानिकों को ये एहसास हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। बोहर का वो साफ सुथरा रास्ता या ऑर्बिट वाला आइडिया वो हकीकत से काफी दूर था। असली तस्वीर कहीं ज्यादा धुंधली, कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और अब हम ऑर्बिट की नहीं, ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो ये ऑर्बिटल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई सड़क या रास्ता नहीं है। ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3D एरिया है, एक संभावना का बादल। ये हमें ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन इस पल कहाँ है, बल्कि ये बताता है कि उसके पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी का फिक्स्ड एड्रेस नहीं, बल्कि वो पूरा इलाका है जहां वो मिल सकता है। तो जरा देखिए पिछले 200 सालों का ये सफर। हम डाल्टन की एक ठोस बिलियर्ड बॉल से चले, फिर थॉमसन के तरबूज मॉडल तक पहुंचे, उसके बाद रदरफोर्ड के छोटे से सोलर सिस्टम जैसे न्यूक्लियस को समझा, फिर बोहर की तयशुदा पटरियों यानी ऑर्बिट्स को जाना, और आखिरकार आज हम इलेक्ट्रॉन के इस धुंधले संभावना के बादल तक आ पहुंचे हैं। हर एक कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी। एक ठोस गेंद की पक्की गारंटी से लेकर संभावना के इन धुंधले बादलों तक का ये सफर, ये कहानी सिर्फ एटम की नहीं है, ये कहानी है खुद विज्ञान की, जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कल जब विज्ञान कोई और नया पर्दा उठाएगा, तब एटम की यह तस्वीर कैसे दिखेगी।